ये जानना चाहता हूँ कि ताइवान का क्या हिस्ट्री रही है, कि ये ताइवान अलग कैसे हुआ चाइना से 49 में, जब जो चाइना की करंट गवर्नमेंट थी वो भाग के जब ताइवान आई, उससे पहले ताइवान में क्या हो रहा था, वहाँ पे कौन लोग रहते थे, किसका रूल था, क्या सिस्टम था वहाँ पे? और ताइवान का जो हिस्ट्री है काफ़ी कंटेस्टेड है। अच्छा। उनका सोसाइटी और बाद में जो मिलिट्री हिस्ट्री है एक्चुअली 49 के पहले से शुरू होता है। तो अगर हम बात करें 1894-95 में जो एक वॉर हुआ था, क्योंकि उस समय इंपीरियल जापान का एशिया पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। तो 1890 से ही था वो, मुझे लगा था 1920 के आसपास स्टार्ट हुआ था। 1875 से ही शुरू हो गया था, 75 जब से मेजी वहाँ पे रिफॉर्म आए, क्योंकि जापान तो इंडस्ट्रियल कंट्री 1900 तक बन चुका था। ओके। मतलब आउटसाइड यूरोप जापान था जो काफ़ी एक इंडस्ट्रियस कंट्री था। उन्होंने एक्सपेंड शायद 1930s 20s के अराउंड शुरू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी किया था, और मतलब एक्सपेंशनिस्ट तो हमेशा से ही थे। इंपीरियल जापान हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट था और ताइवान से बिल्कुल प्रोक्सिमेट था। करेक्ट। बात करें उस समय जो चाइना था, उस समय जो मिंग एम्पायर था, 1911 में वो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अभी करंट गवर्नमेंट है ताइवान की। एक्चुअली क्या हुआ 1894-95 में जापान क्योंकि काफ़ी पावरफुल था, चाइना उस समय काफ़ी वीक था, तो जापान ने वहाँ पे कब्जा किया। मतलब उनका काफ़ी बड़ा एक हिस्ट्री है उसका, बट अगर हम शॉर्ट में समझाएं तो वो ताइवान को उन्होंने इंपीरियल जापान के पास आ गया वो 1894 से। अब 1894 से लेके 1945 तक अराउंड 50 ईयर्स वो जापान के कंट्रोल में ही रहा, मतलब एज ए कॉलोनी। उस पर जापानीज ही रूल कर रहे थे, और न केवल ताइवान, वो आप देखेंगे कि जापान का जो मंचूरिया और बाकी सारे एरिया थे वो साउथ कोरिया जो था, मंचूरिया, इवन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंड किया। बट ताइवान अराउंड 50 ईयर्स तक, इवन कोरिया भी जापान के कंट्रोल में था। तो क्या ताइवान में भी वैसी एट्रोसिटीज हुई थी जैसे मंचूरिया वगैरह में सुनने को मिलती है? इसको लेकर ये बात है कि जापान की जो मतलब एट्रोसिटीज थी वो काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन थी। वो काफ़ी अभी भी मतलब उस पर कम इंफॉर्मेशन है लोगों को, बट काफ़ी ज़्यादा एट्रोसियस है। इसलिए आप उस रीजन में जाके आप साउथ कोरिया, चाइना, अब ताइवान इवन बात करेंगे जापान के बारे में, तो इवन दो दे डोंट हैव वेरी फेवरेबल ओपिनियन ऑफ जापान, क्योंकि वो जो उनका एक हिस्ट्री रहा है उस वजह से अभी तक भी उसी तरीके से देखते हैं। इसीलिए वो जब हम उसमें आगे बात करेंगे कि जापान का क्या रोल है इस कंटेम्प्रेरी चाइना को कंटेन करने में। तो उसमें कैसे ऑब्स्टेकल है, जो उसका हिस्ट्री है, जो 50 ईयर्स जो कॉलोनियल रूल रहा है जापान का, इंपीरियल जापान का, वो कितना बड़ा ऑब्स्टेकल है। इसी वजह से रिलेशन अमेंड करने में ऑब्स्टेकल है या किसी और तरीके से ऑब्स्टेकल? रिलेशन अमेंड करने में चाइना के साथ सोसाइटी में काफी फेवरेबल व्यू नहीं है अभी भी जापान का। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं कि 50 ईयर्स तक वो ताइवान था जापान के पास ही, और उस समय तक चाइना में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी। अगर हिस्ट्री को ऐसे हम पॉइंट बाई पॉइंट समझें तो 1911 में सन्यात सेन एक वहाँ के लीडर थे, मतलब काफ़ी कुछ चाइना में चल रहा था। बट 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो है गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। मतलब पहले चाइना इंपीरियल चाइना था, जनरली मोनार्की थी, बट 1911 में वो रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गई। हालांकि मोनार्की वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, उस वॉरलॉर्ड एरा उसे बोलते हैं 1911 के पहले। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1911 में। और आप कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री देखें, उस समय इंडिया में भी काफ़ी कुछ चल रहा था। यहाँ पे ब्रिटिश थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हो गया, तो काफ़ी कुछ चल रहा था। चाइना में भी काफ़ी कुछ चल रहा था वहाँ पे। उनका CCP का गठन हुआ 1925 में। ठीक है। CCP के गठन के बाद वहाँ पे एक सिविल वॉर शुरू हुआ, और वो काफ़ी एक ऐसा हिस्ट्री है जो हमने शायद इंडियंस ने उस समय नहीं उसको एक्सपीरियंस किया, कि कितना ब्रूटल और कितना ब्लडी वॉर वहाँ पे चाइना में हुआ। सिविल वॉर जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, CCP और ROC के बीच में। हाँ। अच्छा। CCP जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं, उस समय तो वो एक पार्टी थी। और जो अभी उस समय जो गवर्नमेंट में थे, वहाँ पे सरकार जो चला रहे थे, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उनके बीच में काफ़ी एक ब्लडी वॉर हुआ, काफ़ी समय तक चलता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तक उन लोगों ने कोऑपरेट किया। मतलब ऐसा माना जाता है कि CCP, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, वहाँ पे फार्मिंग जो लोग थे, जो सोसाइटी थी चाइना की, काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रोडन थी,
एम्पावरिस्ट थी और जनरली वो एग्रीकल्चरिस्ट ही थे। तो सीसीपी का बेस काफ़ी बड़ा था, तो उनके जो वॉर्स चल रहे थे साथ साथ, 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और चाइना उस समय काफ़ी एक वीक पोजीशन में था, क्योंकि जापान ने 1931 में मंचूरिया पे आक्रमण किया। उस समय सीसीपी ने काफ़ी हेल्प की, मतलब वहाँ के लोगों की, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सीसीपी के पक्ष में जा रही थी। और वो सिविल वॉर में भी मतलब कुछ समय तक ट्रूस आया, 39 से 45 तक। मतलब उस समय माओ और आरओसी के बीच में काफ़ी बातचीत हुई। 45 के बाद जब जापान पे न्यूक्लियर अटैक हुआ, सरेंडर हुआ, तो जो ताइवान है वो भी, मतलब जो जापान की जितनी भी कॉलोनीज थी एशिया पैसिफिक में, वो सारी आज़ाद हुई। जितना भी चाइना कैप्चर कर रखा था वो सारा छूट गया। हाँ, जापान का तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि वो तो इंडिया तक आ चुका था, साउथ ईस्ट एशिया तक। तो जितनी भी कॉलोनीज थी वो जनरली इंडिपेंडेंट हुई। ताइवान जो है वो आरओसी के पास गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना भी एक पार्टी था, जो अलाइड नेशंस थे उनके साथ ही वो लड़ रहा था, तो उसको भी उस हिसाब से जापान के अगेंस्ट था, सो एनिमी ऑफ एनिमी वो वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, उसके हिसाब से उसको ठीक ठाक, मतलब अब जैसा भी हुआ, बट ताइवान उसके पास आया, जो माना जा रहा था कि ताइवान हमेशा से चाइना का पार्ट है, तो आना भी चाहिए। 45 से लेके 49 तक फिर से, क्योंकि सिविल वॉर दोबारा से कंटिन्यू हुई और आरओसी का जो हार है वो लगभग निश्चित हो गया। मतलब अराउंड 48 के अराउंड ये पता था कि अब जो सीसीपी है वही आने वाला, अब वो विजय होगी इस सिविल वॉर में, क्योंकि उनका बेस काफ़ी बड़ा था और मिलिट्री टैक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर, माओ जेडोंग का जो है वो एक अलग हिस्ट्री है, बट उनका जो मिलिट्री टैक्टिक्स था वो उस वजह से वो शायद गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह जो उस समय तो इतना चाइना इतना एडवांस भी नहीं था। तो ये वॉर चाइना मेनलैंड में चल रहा था या ताइवान वाले एरिया में तो अभी तक नहीं पहुंचा होगा? ताइवान में कुछ उस समय मेनलैंड में ही काम चल रहा था उस समय। आरओसी भी मेनलैंड में था उस और वो ऐसे था कि सिविल वॉर में सिटी दर सिटी वो एक एक करके विजय होते जा रहे थे, सीसीपी आगे बढ़ रहे थे। फ्रैंक डिकोटर ने 3 वॉल्यूम की किताब लिखी है चाइनीज सिविल वॉर पे। अच्छा। और उसको आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी एक डेंस हिस्ट्री है, काफ़ी अच्छा बुक है। ठीक है। 3 बुक हैं, तो उन्होंने समझाया है कि सिविल वॉर और उसके बाद जो कल्चरल रेवोल्यूशन वगैरह जो हुआ, ग्रेट फैमाइन और माओ के कार्यकाल को 60s तक। तो आरओसी की कैपिटल क्या थी उस टाइम? नानजिंग कैपिटल हुआ करती थी उनकी। मतलब पहले बीजिंग हमेशा से था हिस्टोरिकल कैपिटल, बट सीसीपी जैसे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने उसको नानजिंग कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नानजिंग से ही वो उनका हेडक्वार्टर्स था आरओसी का। 49 तक वो पता चल गया था कि अब आरओसी विजय नहीं हो पाएगा और उसको रिट्रीट करना पड़ा। और जब उसने रिट्रीट किया तो वो अपना जितना भी उसके लॉयल्स मतलब सोल्जर्स थे, जितना भी उसके पास साजो सामान था, whatever they had at that time, they retreated to फॉर्मोसा आइलैंड। वो फॉर्मोसा उसका नाम था, ताइवान भी बोलते थे। तो ताइवान अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो काफ़ी एक 180 किलोमीटर का स्ट्रेच है। करेक्ट, आपने लिखा है बुक में वो तो देख। वो वहाँ पे रिट्रीट कर गए। तो नाम कब चेंज हुआ ये फिर? वो नाम हमेशा से ऐसे ही रहा है, जैसे इंडिया, भारत, ताइवान, फॉर्मोसा। अच्छा, ठीक है। उस तरीके से था। तो जब वो लोग रिट्रीट किए तो उसके बाद 49, क्योंकि फिर चीज़ें ऐसी थी कि सीसीपी को अपना, जब उन्होंने मेनलैंड पे कब्जा किया तो उन्हें काम अपना इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी उस पर ज़्यादा ध्यान रहा। ताइवान को कुछ समय के लिए, काफ़ी लंबी सिविल वॉर हो चुकी होगी उस टाइम। तो उस समय तक उनका था कि अब क्योंकि स्टेबलाइज किया जाए पहले मेनलैंड को, और उसके बाद क्योंकि ताइवान हमेशा से उनका एक गोल था। हाँ, गोल था। ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं था कि वो किसी भी समय उस चीज़ को भूल गए थे, बट हाँ पिछले 1-2 साल तक उनको टाइम मिल गया। कहीं ना कहीं 45 के लेसन उन्हें भी तो दिख रहे होंगे, जो अमेरिका के साथ हुआ, आइलैंड को कैप्चर करना कितना मुश्किल होता है। हाँ, ये मिलिट्री एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। मैं किताब में एक्चुअली इसी बात को समझा रहा था कि अभी जैसे 2025 में हम बात कर रहे हैं कि 180 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अब तो चाइना कर सकता है, इट्स अ फॉर्मिडेबल पावर। 49 में भी कर सकता था लेकिन ना 49 में कर पाया वो, ना 55-56 के समय हुआ। एक मतलब 55-56 में हुआ, उसके बाद हमेशा से वहाँ पे टेंशन्स रहे। फिर 95-96 में भी एक क्राइसिस आया फिर अभी आया जब नैन्सी पेलोसी जो ब्लॉकेड सा कर दिया था उन्होंने। तो अब लेकिन फिर भी चाइना के पास उतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाया।
वो क्योंकि आप ऐसे समझेंगे 49 के बाद क्या हुआ कि पहले बात तो चाइना को अपना इंटरनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना था, स्टेबलाइजेशन चाहिए था, रिकॉग्निशन चाहिए था। हुआ क्या कि जब ROC जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट है जो वहाँ पे रिट्रीट की ताइवान में, तो उसको ही लीगल गवर्नमेंट माना गया चाइना का। ठीक है। तो जो UN में जो सीट था 45 में मिला था चाइना को, रिपब्लिक ऑफ चाइना को, तो वो कंटिन्यू कर रहा था ताइवान। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट ताइवान ही करता वो UN में 71 तक। ओके, बहुत लंबा टाइम। हाँ, ताइवान वाज द लीगल गवर्नमेंट ऑफ चाइना, मतलब जो ROC था वो लीगल गवर्नमेंट ऑफ चाइना था। अच्छा, CCP साइडलाइन हो रखा था, CCP को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। 71 में रेप्रोचमेंट हुआ, तो अब देखिए, अब क्योंकि 71 तक उसको नहीं किया था, तो ताइवान वाज एट द फोर फ्रंट, मतलब जो ग्लोबल डिप्लोमेसी था उसमें ताइवान का ज़्यादा नाम था। ठीक है। और वहाँ पे जो रूलर था इनका ताइवान में, मतलब जनरली डिक्टेटरशिप रही 1987 तक, जब तक मार्शल लॉ रहा, तो वो चाहता था कि मैं वापस मेनलैंड पे कब्जा कर लूँ। ठीक है। क्योंकि उस समय तक तो US वाज सपोर्टिंग उस तरीके से। तो 55-56 में भी क्राइसिस आया, बट मतलब चाइना उसको नहीं कर पाया क्योंकि US ने उसको, क्योंकि US उस समय तक जापान, साउथ कोरिया, आप अगर उस समय देखेंगे तो जापान, साउथ कोरिया में US वाज देयर, इवन ताइवान को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था, प्रेजेंस थी उनकी। हाँ, प्रेजेंस थी। तो चाइना तो 55-56 में भी नहीं कर पाया। फिर उसके कुछ इंटरनल इशूज भी थे जो उसको सॉल्व कर, जैसे इंडिया के साथ बॉर्डर वॉर हुआ 62 में। उसके अलावा इंटरनल पॉलिटिक्स ग्रेड आप देखा होगा कि 60s में तिब्बत वाला थोड़ा इशू चल रहा, तिब्बत वाला इशू चल रहा था। और उसके बाद आपका खुद जो कल्चरल रेवोल्यूशन आया, ग्रेट फेमाइन आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद चाइना की गवर्नमेंट जो CCP थी उसको रिकॉग्निशन भी चाहिए था और कोऑपरेशन भी चाहिए था। तो अगर ताइवान पे अटैक करते तो उस समय तक शायद उनके लिए जो चीज़ें थी वो अनफेवरेबल हो जाती, मुश्किल हो जाती। हाँ, तो वो उस समय से मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहे काफ़ी समय तक। उसका रीज़न ये भी था कि बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया नहीं जा सकता था। जैसे तिब्बत के केस में आसान था, बट ताइवान के केस में वो आसान कभी नहीं रहा, ड्यू टू दिस स्ट्रेच और उनकी कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ताइवान की अपनी। हाँ, तो उसका जो स्टडी था वो चाइना, रफ टेरेन है ना शायद वहाँ पे पूरी जो काफी समय तक करता रहा। बट अगर ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके से देखें तो ताइवान वाज नेवर ए इजी टारगेट फॉर चाइना। 71 में जब लेकिन रेप्रोचमेंट हुआ तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर CCP को मान लिया, मतलब जो PRC था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उस मतलब US ने। US या UN? मतलब एक ही बात US है। पहले मानता है, उसके बाद फिर सारे नेटो एलाइंस मान लेते हैं, फिर उसके बाद वो ऐसे। तो US ने माना, मतलब US और चाइना का रेप्रोचमेंट हुआ 71 में। हेनरी किसिंजर की सीक्रेट विजिट हुई, पाकिस्तान ने उसको काफ़ी हेल्प करी इस रेप्रोचमेंट में। और इंडिया का आप देखेंगे उस समय तक 71 में इंडिया एंड US जो थे काफ़ी ज़्यादा आमने सामने खड़े थे, एंटी थे उस टाइम। वही 71 में जो बांग्लादेश वाला वो चल रहा था। इस सब का रीजन यही था कि जो पॉलिटिक्स चल रही थी उस समय, तो इंडिया का जो प्लेस था उस समय, मतलब US को अच्छा नहीं था, निक्सन फ्रेंडली रिलेशन नहीं था, फ्रेंडली रिलेशन नहीं था, और पाकिस्तान को ज़्यादा फेवरेबल, क्योंकि वो चाइना के केस में हेल्प कर रहा था US की। 71 में जब उन्होंने इसको मान लिया CCP को, तो वो सीट जो थी UN की वो CCP को मिल गई, और इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, यानी मेनलैंड जो चाइना अब हमें दिखता है। ताइवान का रोल कम हो गया, और ताइवान का रोल कम हुआ और उसका रिकॉग्निशन कम हो गया। ठीक है। धीरे धीरे करके, मतलब 78 में क्या हुआ कि, लेकिन US ने बहुत चालाकी से ताइवान रिलेशन एक्ट, मतलब उन्होंने अपने जो उनका कांग्रेस है उसमें मतलब उन्होंने उस ऐसे जारी किया और एक अनऑफिशियल रिलेशन मेंटेन किया 78 से, और अभी तक वो उसी के, मतलब जब भी ताइवान की बात आएगी तो ताइवान रिलेशन एक्ट हमेशा आगे आ जाएगा। अच्छा, उसी के बेसिस पे वो चल रहा है। ठीक है। तो अभी तक का जो रिलेशन है US और ताइवान का, उसके बेसिस पे है। अब हम बात करें 71 के बाद भी चाइना क्यों नहीं कर पाया, जब इतना उसको रिकॉग्निशन भी मिल गया। तो फर्स्ट बात तो ये है कि ऑफ कोर्स उसके पास इतना मिलिट्री पावर नहीं था, तब तक तो कुछ स्टार्ट भी नहीं होता ना, कुछ उनका ओपननेस वगैरह भी नहीं आया था, इकोनॉमी इतना पावरफुल था, बहुत बड़ा एक तरीके से
वो लोग मरे थे बहुत सारे हाँ, ग्रेट लीप ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो इंटरनल इश्यूज उसे पता काफी नहीं थे। मैसेकर का है या फेमाइन का है, पता नहीं जो भी हाँ, है। हाँ, वो एक्चुअली फेमाइन ही था, बट मैन मेड था, तो Man-made वो था। आप बोल सकते हैं मैसेकर मतलब उसको That's why, हाँ। जैसे भी आप शब्दावली में आप उसको मानना चाहें, बट ठीक ठीक देयर वाज दिस ऑल दिस टर्मोइल चल रहा था बहुत हाँ, जो तगड़ा। टर्मोइल था, जो डिप्लोमेटिक जो क्यूज था उसमें, हम्म, ताइवान वाज साइडलाइन। sideline, but US maintained unofficial relations, और उसको उसने नाम दिया strategic ambiguity। तो strategic ambiguity का मतलब था कि आपका जो, हम आपको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, हम वन चाइना पॉलिसी को सब्सक्राइब करते हैं, बट आपको पे अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो वी मे और वी मे नॉट कम। अब मतलब ऐसा है वो, क्योंकि एम्बिग्यूटी है, स्ट्रेटजिक एम्बिवेलेंस की बात है कि क्यों ऐसा है। तो एक्चुअली उसके रीजन ये है कि यूएस नहीं चाहता कि ताइवान फॉर्मली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करे, और ये भी नहीं चाहता कि चाइना अटैक करे। ठीक है, तो अब वो दोनों को उस कंफ्यूजन में डाल के रखा है कि चाइना को ये नहीं पता कि तो उन्हें दोनों के साथ रिलेशन रखने हैं अभी कि भी। क्या पता यूएस आएगा, चाइना को ये बात नहीं पता, क्या पता आ भी सकता है, और ताइवान को भी नहीं पता कि यूएस आएगा ही, इसलिए वो फॉर्मली इंडिपेंडेंस अपना डिक्लेयर नहीं कर रहा। मतलब इसलिए कहते हैं, आपने शायद बुक में भी जो वही लिखा है कि यूएस इज द डिटरेंट फोर्स, कि चाइना उस वजह से नहीं अटैक यूएस वाज ऑलवेज इन द ईस्ट एशिया, यूएस वाज अ प्रीडोमिनेंट पावर। तो ताइवान का एक सिग्निफिकेंस है उसके लिए। बट अभी चाइना 78 के बाद भी अपनी इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। ताइवान काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, मतलब चाइना ने तो अभी 2000s के बाद इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। तो ताइवान पहले से ही हो गया। ताइवान ने एशियन टाइगर्स में ताइवान को माना जाता था। तो ताइवान का जो एक उन्होंने अपने ही बलबूते पे इस देश को खड़ा किया है, काफ़ी प्रॉस्पेरस है। आप देखेंगे तो उनका पर कैपिटा इनकम भी बहुत वेस्टर्न कंट्रीज अच्छा खासा के जैसा है, और हाई स्किल्ड लोग हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स हैं। तो उस तरीके से ताइवान वाज डूइंग वेल। और फिर उन्होंने सेमीकंडक्टर वगैरह का जो उनका कार्यक्रम है, उस वजह से तो उन्होंने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को मोनोपोलाइज कर लिया, मोनोपोलाइज कर रखा है। तो ये इशू है, अभी तक चल रहा है। और ताइवान और चाइना जो सीसीपी है वो प्लेजेस वगैरह लेते हैं कि हम वन डे वी विल यूनिफाई। तो 1990 आता है फिर